नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनता बेहाल। बुधवार तक और भारी बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री ने पिछले कांग्रेस सरकार को बताया कसूरवार। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी लगी। दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्य में छापे। सिसोदिया ने लगाया केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर नीतीश कुमार। दिल्ली दौरे पर राहुल कुमार स्वामी, सीताराम येचुरी के बाद केजरीवाल से भी मिले नीतीश कुमार। बाजार में आज रहा सुस्ती का माहौल। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी लगभग कल के स्तर पर बंद, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। अब आईआरसीटीसी पर फटाफट बुक होंगी टिकट। पेमेंट में देरी, धीमी रफ्तार से मिलेगा छुटकारा। त्योहारों के आसपास सॉफ्टवेयर होगा अपडेट। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की मुलाकात। आईटी, न्यूक्लियर पावर और स्पेस में सहयोग पर हुई बात। 7 एमओयूज पर भी हस्ताक्षर। और एशिया कप में श्रीलंका फतेह के इरादे से लड़ेगी टीम इंडिया। शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। इधर सुरेश रैना ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की आईटी सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु से, जो शहर अब पानी पानी हो गया है। भारी बारिश और झीलों को ओवरफ्लो होने से घर हो या दफ्तर सब जगह पानी घुस आया है। पूरे शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। घर हो या दफ्तर सब पानी पानी हो गया है। बेसमेंट में पानी निकलने के लिए भारी मशक्कत फिलहाल यहां से पानी निकालने के लिए करनी पड़ रही है, तो निचले इलाके में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कें एकदम से दरिया जैसी हो गई हैं, तो वहीं बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक और आवाजाही चरमरा गई है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का ऐसा दौर 9 सितंबर तक फिलहाल जारी रह सकता है। इस बार बारिश ने यहां 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बेंगलुरु में भारी बारिश और पानी भरने से सुबह ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बेसमेंट से निकल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यहां पर परेशानी इस तरीके से बढ़ गई है कि कारें डूब चुकी हैं। चारों तरफ पानी और पानी का सैलाब नजर आ रहा है। वहीं शहर के कुछ इलाकों में दफ्तर जाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टर का सहारा लिया। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऑफिस पहुंचने के लिए आईटी कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। हालांकि बारिश की वजह से कई बड़ी कंपनियां पहले ही वर्क फ्रॉम होम के लिए कह चुकी हैं। तो वहीं बारिश और सड़क पर पानी भरने से एक लड़की स्कूटर से गिर गई और फिर उसकी मौत हो गई। वो स्कूटर से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में पानी होने की वजह से स्कूटर से गिर गई। लड़की ने सहारे के लिए पास के बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली का झटका लगा और वो दोबारा नीचे गिर गई। तुरंत अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन उसकी जान वहां नहीं बच पाई। जोरदार बारिश ने बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर में सैलाब आ गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं। कैसा है बारिश की पानी में डूबे बेंगलुरु का हाल, बता रही है हमारी संवाददाता ऋतु। आप भी देखिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और आईटी सिटी बेंगलुरु जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको मारताहल्ली से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा रोड है वो समुद्र के तौर पे दिखाई दे रहा है। पूरे घरों में जो है पानी घुस चुके हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड फ्लोर है वो सब खाली कर दिए गए हैं। वो सब अपने दूसरी घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, या तो नेबरिंग घरों में गए हैं या फिर होटल में जाने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए शेल्टर पाया है। पर ये तस्वीरों में देखिए आप, गाड़ियाँ यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी है वो भी जो है पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी घर है उस सब में जो है लोग अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल चुके हैं और बाकी कुछ लोग जो है अभी भी अपने फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर में इस तरीके से फंसे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, मगर आज जो है जब सीएम बसवराज बोम्मई ने रात को एक अचानक से मीटिंग बुलाई
उस मीटिंग के बाद जो है सिविक बॉडी यहाँ की जो कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जो है अब यहाँ पर ग्राउंड पे दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैक्टर के जरिए खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से उनको भी इस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। मगर वही बात करें यहाँ पर किस तरीके की हालत है, तो यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है लोगों के लिए। पिछले 2 दिन से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो है वो अभी भी बहुत सारे घरों में फंसे हुए हैं और इस तरीके से पानी में वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अभी बीबीएमपी के जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, उनकी सहायता लेकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने जो है बीती रात को एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने बताया है कि 600 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पूरे कर्नाटक स्टेट में जितना भी नुकसान हुआ है भारी बारिश के चलते, और आईटी सिटी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के लिए जो है 300 करोड़ का कॉम्पनसेशन रहेगा और 1500 करोड़ का जो है भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी यहाँ पर खराब हुआ है भारी बारिश के चलते उसका वापस रीडेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ जो है दिया जाएगा। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने अभी ये भी बताया है कि यहाँ पर जितनी भी सिविक बॉडीज़ है उन सबको 24/7 काम करने के लिए जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है और कहा है कि जब कभी उनको कॉल आएगा तो उनको तुरंत जो है ग्राउंड पर पहुंचना होगा और लोगों की सहायता करनी होगी। मगर बेंगलुरु सिटी जो है अभी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और आप देख सकते हैं लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं की गई है कि यहाँ पर लोग जो है कुछ अपने जितना हो सकता है उतने अपनी सहायता के अपनी आप की सहायता करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, ऑफिस के लोग जो है ऑफिस नहीं जा पाए, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मगर इंटरनेट की भी समस्या है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है यहाँ पर और पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप पूरे कर्नाटक में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए या फिर किसी भी इलाके का नाम लीजिए, अभी फिलहाल वक्त भारी बारिश के कारण पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरीके से बैंगलोर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और यहाँ के लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। इसके बाद आइए आपको वो भी दिखाते हैं और सुनवाते हैं। It's mostly who are suffering are the employees, because once they left the home, they're neither able to go back, neither enter. Okay, and this situation has been happening not from 1 or 2 years. It's been happening from the past 10 years. There is no proper encroachment. It's only the security. Yesterday we had a person drowning here. It's only the security person who was here to help, and few of our police personnel who are struggling day in and day out here. Apart from that, we don't see anyone else, and this has been happening. Colleagues who are working here, it's affecting them a lot. For them, they have to either do work from home or just take leaves off, and that's cancelling their paycheck and everything as well. In the basement their vehicles were there, and because water went inside, so they could not go back home also, so they were stuck here. Where will the water will go? When you block the Rajkalvas, where will the water go? Tell me. That is the main root cause. क्या करें, पूरा भीग गए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। Situation is very bad. Also, we are not getting any daily services like Swiggy, Zomato, or our housemate is not able to come. Also, I have heard that drinking water supply will also be affected for 2 days. So it's a huge tension kind of a situation for us. We both were not able to go to our office today. तो वहीं इन हालातों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से हुए राज्य को नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देने का ऐलान किया। बेंगलुरु शहर को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झीलों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इस वजह से परेशानी बढ़ी है। उन्होंने पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा। Our officers, our engineers, our workers, our SDRF team is working 24/7. We have cleared a lot of encroachments, and we are going to continue to clear them. Wherever there is an issue, they will rush within few hours, and we have started dewatering in most of the places. I think 1 or 2 places is there a problem. Otherwise, all the areas have also been dewatered. This is done because of maladministration and totally unplanned administration of the previous government, Congress government. और बेंगलुरु के बाद अब बात दिल्ली की, जहां पर नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने आज दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 30 ठिकानों पर रेड डाली। ईडी ने हैदराबाद में रॉबिन
डिस्टिलरीज के से जुड़े निर्देशकों और व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा। इधर शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में ईडी लखनऊ के एमएक्स हाइट्स अपार्टमेंट पहुंची, जहां पर सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समीर महेंद्रू आबकारी नीति को लागू करने और साथ ही गड़बड़ियों में शामिल थे, जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ईडी के रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की रेड की तरह ईडी की रेड में भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी। सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। तो वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को सही ठहरा रही है। पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है। और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अलग ही जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप नेता अतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मिन शाह को उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और अपमानजनक नारे लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि एलजी की छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें चलवाई गई और साथ ही इसका प्रचार भी किया गया। उन्होंने आप नेताओं से इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने को कहा था। अब इस नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान जारी किया गया। आपका कहना है कि अगर एलजी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना क्यों डरते हैं? वो स्वतंत्र जांच के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकाना बंद करना चाहिए। दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले पर आप और बीजेपी के बीच घमासान और तेज होता जा रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात नीतीश कुमार की, वो इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार का दिल्ली अभियान आज भी जारी है। आज उन्होंने लेफ्ट के 2 नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की। येचुरी से मिलने के लिए नीतीश कुमार सीपीएम के दफ्तर में गए। इस मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार का फिर से पार्टी के दफ्तर तक आना पॉजिटिव साइन है। देश और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी तरीके की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लेफ्ट पार्टियां, रीजनल पार्टी और कांग्रेस को एक साथ लाया जा सके तो ये बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने सीपीआई के लीडर डी राजा से भी मुलाकात की। डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में बीजेपी से अलग हुए और सेकुलर फॉर्म में के साथ जुड़े हैं, इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया और जेडीयू नेता संजय झा भी वहां पर मौजूद थे। आज ही नीतीश कुमार आईएनएलडी सुप्रीमो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने वाले हैं। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। कल वो राहुल गांधी से भी मिले थे। और अब बात भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की और प्रधानमंत्री के बीच आज हैदराबाद हाउस में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा हुई और 7 MOUs पर यहां हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साझा चुनौतियों, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी यहां पर बात हुई। भारत ने IT, स्पेस, न्यूक्लियर पावर और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का यहां भरोसा दिया। भारत बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। इससे संसाधन के बेहतर उपयोग और साथ ही फ्लड मैनेजमेंट में भारत ने मदद का भरोसा बांग्लादेश को दिया है। साथ ही कश्मीरिया नदी के जल की साझेदारी पर भी समझौता यहां पर किया गया। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शेख हसीना ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत को बधाई दी और मोदी के विजनरी नेतृत्व की सराहना की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।
और अब बात मार्केट की खबरों की करेंगे। शुरुआती तेजी से आज बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सेंसेक्स 49 पॉइंट गिरकर 59,197 पर और निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 17,656 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। एनर्जी, मेटल, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी रही और एफएमसीजी, आईटी, ऑटो शेयरों में आज दबाव दिखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर। अगर आप त्योहारों में रेलवे से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे टिकट बुकिंग की IRCTC की वेबसाइट को अब हैंग नहीं होने देगा, यानी कि अब आपको पेमेंट में देरी, धीमी रफ्तार से छुटकारा मिलने वाला है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है इस पर डिटेल। दीपाली, बताएं क्या कुछ होने वाला है, अब किस तरीके से इसमें सुधार होने वाला है? देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने जा रही है और खास तौर पर दशहरा, दिवाली और छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और जब हम IRCTC की वेबसाइट पर इस दौरान जाते हैं तो कई तरह की तकनीकी समस्याएं हैं जो मुसाफिरों को झेलनी पड़ती है, जिसमें कि पेमेंट गेटवे सही से काम ना करना, IRCTC की वेबसाइट की धीमी रफ्तार या फिर दूसरी कोई टेक्निकल ग्लिचेस। अब इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड IRCTC अपनी वेबसाइट पर करने जा रही है, जिसके चलते जब डिमांड बढ़े फेस्टिव सीजन के दौरान तो लोगों को टिकट बुक करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा। और सूत्र हमें बता रहे हैं बाकायदा एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म भी IRCTC ने हायर की है जो कि पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम करेगी। मैं आपको बता दूं, एक अनुमान के मुताबिक हर मिनट 30,000 से ज्यादा आम दिनों में टिकट बुक IRCTC की वेबसाइट पर होती है, लेकिन जब फेस्टिव सीजन, त्योहारी सीजन के दौरान ये जो संख्या है वो दोगुनी हो जाती है। तो कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन के लिए भी इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो कंज्यूमर है उसे किसी तरह की तकनीकी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए IRCTC की वेबसाइट को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और आजकल 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसी पर है आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।